नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पे। अपन जो पढ़ रहे हैं वो है ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा। जैसा कि अपने जो टॉपिक चल रहा था वो है टिश्यूज, प्लांट टिश्यूज, पादप उत्तक। और पादप उत्तक के लिए आज जो अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि पादप उत्तकों के अंदर जो उत्तक तंत्र होता है, तंत्र का मतलब होगा कि जो ये उत्तक आपस में मिलकर एक तंत्र की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, और ये किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इनके ये मेन जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक तो होता है जो अधिचर्म वाला होता है, ठीक है। एक जो होता है वो भरण उत्तक जिसके अंदर बलकुट बनते हैं, और तीसरा जो होता है जो संवहनपुल वाला उत्तक होता है। यानी तीन उत्तक मिलके पूरे पादप की संरचना की रचना करते हैं। तो चलते हैं अपने स्लाइड की तरफ, ठीक है, और पढ़ते हैं क्या है कि ये किस तरह से व्यवस्थित होते हैं। देखो, पादप उत्तक पादप उत्तक जो होते हैं जिसको बोलते हैं प्लांट टिश्यू सिस्टम, प्लांट टिश्यू सिस्टम बोलेंगे अपन इसको। विभिन्न प्रकार के कार्य, देखो जो उत्तक हो गए उनके कार्य जो होंगे वो अलग अलग होंगे। तो अलग अलग कार्य के लिए उनका जो है वो अलग अलग, जो उनकी पोजीशन जो होती है वहां पे कैसी होती है, अलग अलग होती है, और वो अलग अलग तरह से कार्य करते हैं, इसलिए उनको एक तंत्र की तरह माना गया है। यदि विभिन्न प्रकार के उत्तक किसी भी कार्य को संपन्न करें और उनकी उत्पत्ति उद्गम एक से ही हो उनकी उत्पत्ति और उद्गम कैसे हो, एक प्रकार से ही हो, एक ही विभजोतक से वो बने हुए हो, इस प्रकार के उत्तक मिलकर उत्तक तंत्र का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? वो उत्तक तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी जो भी सेल बनेगी, जो कोशिकाएं बनती है, कोशिकाएं, ठीक है, वो आगे चल के क्या बनाती है? उत्तक बनाती है। तो जिन कोशिका जो उत्तक बन रहे हैं उनका उद्गम जो होगा वो कैसा होगा? एक ही होगा। मतलब ये जो उत्तक बनेंगे वो एक ही प्रकार की कोशिका के विभाजन के कारण बने, और वही कोशिका जो होती है वो विशिष्ट प्रकार का कार्य करने में संपन्न करती है। ठीक है, या तो कहे कि विभिन्न प्रकार के उत्तकों की उत्पत्ति व कार्यकी के आधार पर परस्पर मिलकर उत्तक तंत्र मिलते हैं। ठीक है, जो उत्तक है उनकी उत्पत्ति और उनकी कार्यकी के आधार पर देखा जाए तो वो आपस में मिलकर एक तंत्र की तरह क्या करते हैं? कार्य करते हैं। ठीक है, तो इन तंत्रों को अपन तीन भागों के अंदर बांटा गया है। पहला, ये चेस ने बताया था 1875 में, स्थिति के आधार पर पौधे में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के उत्तकों को उन्होंने तीन श्रेणियों के अंदर बांटा था। कितने श्रेणियों के अंदर बांटा? तीन श्रेणियों के अंदर बांटा था। पहला है जिसको बोलते हैं अधिचर्म। अधिचर्म का मतलब होता है कि एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का मतलब यह है कि बाह्य त्वचा जो होती है वो, यानी जो पौधा होगा उसमें बाह्य त्वचा जो होगी उसका निर्माण जो होगा वो कौन सा तंत्र करेगा? ये वाला उत्तक के जो कोशिकाएं जो होती है या उत्तक जो होते हैं वो करते हैं। यानी पत्ती है तो पत्ती की ऊपरी सतह और निचली सतह जो होगी वो किससे बनी हुई होगी? वो अधिचर्म से बनी होगी। ठीक है, तो आप देख भी पा रहे हो यहाँ पे ये जो है वो ऊपरी सतह, ऊपरी जो है वो अधिचर्म है। कौन सी है ये? ऊपरी अधिचर्म होती है, ऊपरी अधिचर्म है। ठीक है, और पत्ती की सतह अपन देखेंगे तो दो है। ठीक है, एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है। तो ये जो होती है वो लोअर होती है, ये वाली होती है वो कौन सी है? निचली है, ये निचली अधिचर्म होती है। तो कितनी? दो अधिचर्म है। तो ये दोनों जो है वो किससे बनी है? वो एपिडर्मिस जो है उत्तक तंत्र से बनी हुई है। ठीक है, यानी इसमें एपिडर्मिस या अधिचर्म वाली जो है वो उत्तक होते हैं, जो क्या करते हैं? इसकी परत बनाते हैं, लेयर बनाते हैं, आवरण देते हैं। ये सारा काम जो होता है वो कौन करता है? अधिचर्म वाली या बाह्य जो है त्वचीय उत्तक तंत्र करता है। दूसरा जो उत्तक है जिसको बोलते हैं अपन वरण उत्तक, जिसको बोलते हैं अपन ग्राउंड टिश्यू। क्या बोलेंगे? ग्राउंड टिश्यूज वाले। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे अपन? ग्राउंड टिश्यूज वाले, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर क्या होगा कि देखो, तीसरा इसको भी थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं, संवहनपुल तंत्र, जिसको बोलते हैं अपन वेस्कुलेटरी, ठीक है, या वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम।
अच्छा, अधिचर्म और दूसरा जो है वेस्कुलर, इन दोनों को छोड़ के, अच्छा इसमें कौन आते हैं, इसमें दो कौन आते हैं, जाइलम और फ्लोएम आते हैं। कौन आते हैं इसमें, जाइलम, और दूसरा कौन आता है इसके अंदर, फ्लोएम आता है। तो जाइलम और फ्लोएम को छोड़ के और अधिचर्म को छोड़ के बाकी जितने भी जो आएंगे टिश्यूज आएंगे वो किस में रखे जाते हैं, वो ग्राउंड टिश्यूज या व्रण ऊतक के अंदर रखे जाते हैं। यानी एपिडर्मिस, देखो ये वाले लेयर, ये वाले लेयर और इस वाली को, ये वाली को, इनको छोड़ के बाकी जो आपको दिख रहा है वो सारा क्या है, वो होता है क्या, ग्राउंड टिश्यूज होते हैं। क्या होते हैं, ग्राउंड टिश्यूज है। ये एक अपन लीफ की संरचना है, किसकी संरचना है, ये क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, पत्ती की संरचना है। किसकी है, ये पत्ती की संरचना है। तो पत्ती में अपने को दो जो है वो परत मिलती है। अच्छा, इसमें आप देख रहे हो कि ये जो है वो जाइलम और फ्लोएम है, ऊपर की तरफ ये जाइलम है और नीचे जो ब्लू रंग का है वो कैसा है, वो फ्लोएम है। अच्छा, ये कौन सी है, ये रिब है। रिब का मतलब क्या होता है, जैसे इस तरह से ये आपको जो नली पाइप दिख रही है ना, जाइलम फ्लोएम इसमें चलेगा, जाइलम फ्लोएम जो है वो इसमें चलेगा। तो ये वाली ये है, ठीक है, बीच वाली अपन माने तो ये है, ठीक है, जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम रहता है। अच्छा, इसके बीच में आपको बहुत सारे मीजोफिल की सेल मिलती है। कौन सी में सेल मिलती है, मीजोफिल। दूसरी चीज, एक चीज और मिलती है जिसको बोलते हैं अपन क्यूटिकल। क्या बोला जाता है, क्यूटिकल। ये अपर मोस्ट लेयर होती है, एपिडर्मिस के ऊपर एक और लेयर होती है जिसको बोला जाता है क्यूटिकल। और क्यूटिकल क्या करती है, इसकी अधिचर्म की रक्षा करती है, ठीक है। दूसरा जो होता है, आप देख रहे हो कि आपको एक स्पोर के पोर मिल रहे हैं, एक यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे भी है, ये यहाँ पे है, ठीक है, ऊपर वाले पे कम है। तो ये जो पत्ती जो है उसके अंदर क्या है कि नीचे वाले पे सतह पे हमेशा ज्यादा क्या मिलते हैं, अपने को रंध्र मिलते हैं, जिनको बोला जाता है क्या, स्टोमेटा। क्या बोला जाता है, इसको स्टोमेटा बोला जाता है, ठीक है। तो ये स्टोमेटा है, 1 2 3, ये सारे क्या है, स्टोमेटा है, जहां पे ऑक्सीजन और CO2 यानी गैसों का आदान प्रदान होता है। दूसरा जो होता है या प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन। जो प्रोसेस जो होता है वो किसके जरिए होता है, वो स्टोमेटा के जरिए ही या रंध्रों के जरिए होता है। फिर आप देख रहे होंगे कि इसकी एपिडर्मिस की कुछ सेल जो होती है वो हेयर टाइप एक आउटर ग्रोथ बनाती है, जो बाल नुमा संरचना या रोम नुमा संरचना बनाती है, जिनको ट्राइक्रोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्राइक्रोम, रोम बोले जाते हैं, ठीक है, त्वचीय रोम बोले जाते हैं, और इनको बोला जाता है ट्राइक्रोम। क्या बोला जाता है, ट्राइक्रोम। और ये कौन बनाता है, ये भी अधिचर्म की कोशिकाएं बनाती है, ठीक है। तो ये सिंपल सा कुछ जानकारी जो थी, जिनके अंदर अपन 3 भागों के अंदर इनको बांटा गया। अधिचर्म है, बाह्य त्वचा है, व्रण ऊतक है और संवहनी ऊतक है। ये 3 तरह के जो है वो पूरे पादप को क्या करते हैं, कवर करते हैं, या इनसे मिलकर पूरा पादप बनता है। चलो पहला लेते हैं अपन अधिचर्म। अधिचर्म की क्या क्या खासियत होती है, जिनको अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है, इनकी सारी जो कोशिकाएं जो होगी वो कैसी होती है, मरुद्भिद होती है। मरुद्भिद मतलब पैरेन्काइमा वाली सेल होती है। कौन सी होती है, पैरेन्काइमा वाली सेल है, ठीक है, मृदुऊतकीय होती है। रंध्र को छोड़ के, यानी इसमें रंध्र को छोड़ के, रंध्र क्यों, क्योंकि रंध्र जो होंगे आप देखोगे कि ये जैसे सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, और यहाँ पे जो है मैं कुछ अलग कलर से बना लेता हूं, ये ठीक है, इसको बोलेंगे क्या, रंध्र, ठीक है। और ये कौन यहाँ है, अधिचर्म, जिसको बोलेंगे अपन एपिडर्मिस, अधिचर्म, या बोलेंगे इसको एपिडर्मिस, ठीक है। और ये होता है स्टोमेटा। तो ये कह रहा है कि रंध्रों को छोड़ के बाकी सभी, रंध्रों को छोड़ के, क्योंकि रंध्रों के ऊपर नहीं है, देखो, रंध्रों को छोड़ के बाकी सभी, ठीक है, भागों में सतत, सतत का मतलब एक लेयर, मतलब लय के अंदर ये क्या होती है, इसकी परत होती है, ठीक है। बाकी किसको छोड़ के, रंध्रों को छोड़ के बाकी सभी जगह ये पूरी की पूरी मिल रही है। रंध्रों पे देखो यहाँ पे ये हट गई। दूसरा है इसकी उत्पत्ति, जिसको अपन ने जो पढ़े थे कि भाई जो उत्पत्ति के आधार पे विभजोतकों में त्वचाजन पढ़ा था, तो त्वचाजन के कारण ही इसकी उत्पत्ति होती है। तो इसकी उत्पत्ति त्वचाजन, जिसको बोलेंगे अपन डर्मेटोजन से होती है। कौन से विभजोतक से, डर्मोजन जो है वो उस विभजोतक में विभाजन से क्या बनती है, अधिचर्म बनती है।
बाह्य त्वचा प्राय एक स्तरीय होती है, किंतु बरगद और कनेर रबड़ की पत्तियों में आपको इसके बहुस्तर मिल जाएंगे, यानी इनके अंदर ये मिलती है वो बहुस्तरीय मिलती है। बाकी कैसी होती है, ये एक स्तरीय होती है, मतलब एक ही परत कोशिकाओं की लेयर होती है। लेकिन बरगद है, रबड़ है, कनेर है, इनके अंदर आप देखोगे तो आपको बहुस्तरीय मिलती है। दूसरी बात, इसमें अंतराकोशीय स्थल नहीं पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। अंतराकोशीय स्थल, इनके बीच में अंतराकोशीय स्थल नहीं पाए जाते हैं। जैसे बहुस्तरीय है तो आप देखोगे इनके बीच में इस तरह से कोशिका व्यवस्थित होती है, तो बीच में जो गैप जो है वो बिल्कुल नहीं होता, यानी इसमें अंतराकोशी के जो स्थल होते हैं उनका अभाव होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें रिक्तिकाएं जो होती है वो बड़ी होती है, ठीक है, और चारों और जीव जरिए से एक पतली परत के द्वारा क्या होती है घिरी हुई होती है। कोशिका भित्ति वही है, सेलुलोज से बनी हुई होती है। हरित लवक का इसके अंदर अभाव होता है, हरित लवक का इसके अंदर क्या होता है, अभाव होता है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, हरित लवक का इसके अंदर अभाव होता है। लेकिन कुछ पौधे, जलीय पौधे जैसे फर्न में बाह्य त्वचा के अंदर या रंध्र द्वार कोशिकाओं के अंदर क्या मिलता है, हरित लवक पाया जाता है। किसके अंदर, जो जलीय पौधे जैसे फर्न वगैरह जो होते हैं उनकी जो गाढ़ सेल जो होती है, गाढ़ सेल ये वाली सेल, इसको बोला जाता है द्वार कोशिका। क्या बोला जाता है, द्वार कोशिका। द्वार कोशिका में हरित लवक क्या होते हैं, इनके अंदर उपस्थित होते हैं। कभी कभी बाह्य त्वचा द्वारा क्या निकलता है, रेजिन निकलता है, जिसको अभी अपन ने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर, टेनिन है। खनिज लवणों का क्रिस्टल भी इन कोशिकाओं में पाए जाते हैं। बाह्य त्वचा की बाहरी भित्ति अपेक्षाकृत कैसी होती है, मोटी होती है, और भीतरी जो होती है या अरिय जो होती है वो भित्तियां कैसी होती है, पतली होती है। यानी बाहर वाली भित्ति, ये वाली भित्ति जो होगी वो कैसी होती है, थोड़ी सी मोटी होती है। ये कैसी होती है, बाहरी भित्ति जो होती है वो कैसी होती है, मोटी होती है। अंदर वाली और साइड वाली जो होती है वो कैसी होती है, पतली होती है। इसके अतिरिक्त मोटाई बाह्य त्वचा कोशिकाओं के द्वारा स्तावित पदार्थ जिसको बोला जाता है क्यूटिन, जमने के कारण होती है। किसके कारण, क्यूटिन, जो इसके बाहर की तरफ जम जाता है उसको क्या बोलते हैं अपन, क्यूटिन बोलते हैं। तो ये क्यूटिन की लेयर होती है इस तरह से, ये इसको बोला जाता है क्यूटिन। क्यूटिन की परत मिलती है, ठीक है। ये अपारगम्य स्तर होता है, क्यूटिकल कहलाता है। क्या कहलाता है, इसको क्यूटिन की बनी हुई होती है और इस परत को बोला जाता है क्यूटिकल। कभी कभी बाह्य भित्ति पर रोम जैसा स्ट्रक्चर मिलता है जिन्हें ब्लूम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लूम। उपत्वचा पे, उपत्वचा जड़ों के अंदर ये क्या होते हैं, में अनुपस्थित होते हैं। जड़ों के अंदर ये क्या मिलते हैं, अनुपस्थित मिलते हैं, ठीक है। तो ये अपारगम्य स्थित होता है, ठीक है, और जड़ों के अंदर ये नहीं होता है। तो ये थी अधिचर्म की कुछ खासियत। तो वही मृदु उत्तकीय होती है, ठीक है, रंध्र को छोड़ के सभी भागों में सतत रूप से चलती है। त्वचाजन से इसकी उत्पत्ति होती है, एक स्तरीय होती है, कईयों में बहुस्तरीय भी होती है। अंतरकोशीय अवस्था सॉरी स्थल जो होते हैं उनका अभाव होता है। रिक्तिका बड़ी जीवदरीय पत्ती झिल्ली से घिरा हुआ रहता है, सेलुलोज से बनी हुई होती है। हरित लवक का अभाव होता है, लेकिन जलीय पौधे में द्वार कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है। और ये टेनिन खनिज लवणों का क्या करती है, क्रिस्टल भी यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। बाहरी परत जो होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है, और ये बाहरी जो कोशिका होती है कुछ पदार्थ का स्त्राव करती है जिसको क्यूटिन बोला जाता है, और ये क्यूटिकल का स्त्राव बनाती है, या ये क्या होती है, पारगम्य अपारगम्य होती है, कौन, क्यूटिकल, ठीक है। और यहाँ पे ये कभी कभी रोम भी बना लेती है तो उसको ब्लूम बोलते हैं, और जड़ों के अंदर ये अनुपस्थित होती है, ठीक है। क्यूटिकल इसमें अनुपस्थित होती है, किसके अंदर, जड़ों के अंदर। अब अधिचर्म से क्या क्या संरचना, विशिष्ट संरचनाएं बन सकती है। पहली चीज, पहली आप अधिचर्म पे एक पहली संरचना देखते हो तो वो आपको नजर क्या आती है, वो अभी आपने आए थे, रंध्र। क्या है, रंध्र। रंध्र जो होते हैं वो बनते हैं तो इसके ऊपर, तो पहला तो चीज है रंध्र बनते हैं। बाह्य त्वचीय या अधिचर्म की क्या होती है, अतिवर्धिया भी पाई जाती है। बाह्य कोशिका जो होती है वो क्या मिलती है, अतिवर्धिया भी होती है, तो ये एक अतिवर्धिया। आवर्धक कोशिका जिसको बुलीफॉर्म सेल कहा जाता है, ये वाटर वॉलस को बचाती है, ठीक है, यानी कुछ विशिष्ट आकार की ये बन जाती है। जल पुट्टिका वाली भी होती है, यानी पुट्टिकाओं के रूप में जल का संचय करती है।
और अजैविक पदार्थों की युक्त भी क्या होती है, अधिचर्म होती है, जैसे टेनिन है, रेजिन है, ये सारे जो, ठीक है। तो अब सबसे पहला जो लेते हैं वो लेते हैं अपन स्टोमेटा। सब जने जानते होंगे स्टोमेटा जो है वो क्या है। स्टोमेटा रंध्र होते हैं जो आपको हरे वायवीय भाग में ये उपस्थित होते हैं और सबसे विशेषकर जो है वो पत्तियों के अंदर ये पाए जाते हैं, ठीक है। जड़ों के अंदर इनका ये अनुपस्थित होते हैं, तने में कुछ तनों के अंदर भी पाए जाते हैं ये, ठीक है। अच्छा, पत्तियों के अंदर ये ज्यादातर पाए जाते हैं और पत्तियों के अंदर भी आप देखोगे तो इनकी जो निचली सतह जो होती है उनपे ज्यादा पाए जाते हैं द्विबीजपत्री पादपों के अंदर। एक बीजपत्री पादपों के अंदर क्या होता है कि दोनों तरफ जो होते हैं वो रंध्रों की संख्या जो होती है वो समान होती है, ठीक है। और जलीय जो पौधे होते हैं उनमें ऊपरी सतह पे रंध्र पाए जाते हैं क्योंकि उनकी सतह जो होती है, पत्ती जो होती है वो पानी के अंदर जैसे तैरती हुई है, ठीक है। तो उसकी जो नीचे वाली सतह होती है वो पानी के अंदर डूबी हुई रहती है, तो वहां पे रंध्र होके भी तो कोई काम के नहीं होते हैं, तो ऊपर वाली सतह पे वहां पे मिलते हैं। तो रंध्रों की स्थिति जो होती है कुछ इस प्रकार होती है। दूसरी बात, रंध्र जो होते हैं वो क्या काम करते हैं। पहला काम जो होता है वो उनका होता है ऑक्सीजन और CO2 यानी गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो रंध्र के माध्यम से होता है। दूसरा जो एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन जिसे कहा जाता है, और वाष्पोत्सर्जन भी होता है वो किसके द्वारा होता है, रंध्रों के द्वारा होता है। रंध्र जो है उनके शेप जो होते हैं वो कुछ अलग अलग जीव पादपों के अंदर जिसमें अलग अलग होते हैं, ठीक है। आपको घास में जैसे डंबल शेप के भी मिलेंगे, ठीक है। तो अलग अलग ये शेप के होते हैं, ठीक है। मरुस्थल पौधों के अंदर जाएंगे तो वहां पे रंध्र जो होते हैं वो संकन मिलते हैं, धसे हुए मिलते हैं, क्योंकि वहां पे पानी की क्या होती है, कमी होती है, और पानी की कमी होगी तो वो वाष्पोत्सर्जन को क्या करेंगे, रोकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे रंध्र जो देखेंगे तो आपको ये जो है ये रंध्र है, बीच वाले जो आपको व्हाइट पार्ट दिख रहा है इसको बोला जाता है स्टोमेटा। स्टोमेटा जो है वो बाहर की तरफ एक सेल से घिरा हुआ रहता है जिसको बोला जाता है क्या, द्वार कोशिका। क्या बोला जाता है इसको, द्वार कोशिका। द्वार कोशिका होती है, ठीक है। और द्वार कोशिका के साथ में ये जो होती है वो दूसरी जो कोशिका जो होती है, जो एपिडर्मल या आउटर जो होती है, इनको साइड वाली सहायक कोशिकाएं कही जाती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे रंध्र जो है वो खुले हुए हैं और यहाँ पे रंध्र जो है बंद है, यानी रंध्र ओपन भी होते हैं और बंद, ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं, ठीक है, यानी बंद और खुलते भी हैं। इसका मेन जो कारण होता है वो होता है यहाँ पे जल का जो होता है वो परिवहन के कारण होता है, यानी जल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। जब जल द्वार कोशिका द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है तब ये स्वल्प हो जाती है, फूल जाती है और उस समय रंध्र खुल जाते हैं, यानी पानी आएगा तो स्वल्प होगी, फूलेगी और फूलेगी तो रंध्र खुलेंगे, ठीक है। और जब इसमें से पानी जो होता है वो रिलीज हो जाती है तो सिकुड़ जाती है और सिकुड़ जाती है तब रंध्र बंद हो जाते हैं, ठीक है। हरे वायवीय भागों के अंदर बाह्य त्वचा में विशेषकर पत्तियों में उपस्थित होते हैं, जड़ों में अनुपस्थित होते हैं। जड़ों में क्या होते हैं, अनुपस्थित। रंध्र दो कोशिकाओं द्वारा घिरा रहता है जिन्हें द्वार कोशिका या गार्ड सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, गार्ड सेल या द्वार कोशिका कहा जाता है। द्विबीजपत्री में सेम के बीज की आकार की तरह होते हैं, अर्धचंद्राकार होते हैं, यानी जो द्वार कोशिका होती है वो कुछ इस तरह से होती है। घास के अंदर देखें तो डंबल शेप में मिलती है, यानी वहां पे द्वार कोशिका जो होती है वो कुछ इस तरह से अपने को मिलती है, डंबल शेप के अंदर मिलती है द्वार कोशिका। तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा कि डंबल शेप के जो द्वार कोशिका या स्टोमेटा किसमें मिलते हैं, तो घास के अंदर। घास जो होती है, घासों के अंदर जो होता है उसमें मुकद्दर शेप या डंबल शेप के अंदर पाए जाते हैं। सामान्यतः ये सेम के बीज के आकार के होते हैं। जीव द्रव्य में हरित लवक पाया जाता है। आप देख रहे हो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन जो है उनको बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्या बोला जाता है, क्लोरोप्लास्ट, पर्णहरित। और पर्णहरित के अंदर क्या मिलता है, क्लोरोफिल मिलता है, ठीक है। और ये पास में जो है वो एपिडर्मल की सेल है जो अपन ने बनाई थी इस तरह से, ये वाली इस तरह से, ठीक है। ये एपिडर्मल की सेल है ये वाली, तो चारों तरफ से इसको घेर के रखती है। अपन ने ऐसे कट करके देखा था, अब ये नीचे सरफेस पे है, ये चारों तरफ से इसको घेर के रखती है। बाहरी भित्ति पे सामान्य परंतु भीतरी पे रंध्र की और भित्तियों में स्थूलन होता है। क्या होता है, स्थूलन पदार्थों का जमा होता है, ठीक है। इसी के कारण क्या होता है, रंध्र खुलते हैं और बंद भी होते हैं। कभी कभी द्वार कोशिकाओं को घेरने वाली कोशिका शेष अधिसर्म की कोशिका अपनी संरचना, आकार और आकृति में भिन्न हो जाती है, यानी कुछ अलग हो जाती है, जिनको बोला जाता है
सब स्लाइडरी सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सब स्लाइडरी सेल बोला जाएगा। सब स्लाइडरी सेल बोला जाएगा। ये विशेष प्रकार की संरचना बनाती है जिनको क्या बोला जाता है? सब स्लाइडरी सेल कहा जाता है। ठीक है, सहायक, अभी बोला था मैंने आपको, सहायक कोशिका कहा जाता है। यानी ये वाली जो है वो सहायक कोशिकाएं होती है। तो द्वार कोशिका, ठीक है, सब स्लाइडरी सेल जो होती है सहायक कोशिका। ठीक है, तो ये मिलके एक क्या बनाती है? एक स्ट्रोमल एपरेटस बनाती है। क्या बनाती है? स्ट्रोमल एपरेटस बनाती है। थोड़ा सा इसको हटा दो। ये होते हैं डंबल शेप के अंदर। ठीक है, इस तरह से। और ये होते हैं सेम के बीच के आकार के, और इनको बोला जाता है सब स्टेलरी सेल, यानी पार्श्व सेल। ये वाली कोशिका, ये वाली कोशिका विशेष प्रकार का क्या बना देती है? आवरण बना देती है। तो ये होती है अपने ये वाली। देखो, गैसों का आदान प्रदान, वाष्पोत्सर्जन, जिसको बोला जाता है क्या? ट्रांसपीरेशन। क्या बोला जाता है? ट्रांसपीरेशन। यानी वाटर जो है वो वेपर फॉर्म में, किसी फॉर्म में? वेपर फॉर्म में क्या होती है? बाहर निकलती है। क्या जाती है? बाहर जाती है इन्हीं रंध्रों से होके। इसको बोला जाता है ट्रांसपीरेशन। द्विबीजपत्री पादपों में पृष्ठाधारी पत्तियों पे निचली सतह पे, ध्यान रखना, अबेक्सियल, अबेक्सियल मतलब निचली सतह पे रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, यानी पत्ती की निचली सतह पे पाए जाएंगे। जैसे पत्ती है तो वहां पे किस पे? निचली सतह पे रंध्र पाए जाते हैं। तो ऐसे जो है वो कौन से होते हैं? अबेक्सियल रंध्र ऊपरी सतह पे। ठीक है, इसको बोलेंगे ऊपरी सतह पे अनुपस्थित होते हैं या बहुत कम होते हैं, ऐसी पत्ती को अधोरंध्रीपण कहा जाता है। कौन सी कहा जाता है इसको? अधोरंध्रीपण। यानी ऊपरी सतह पे रंध्र कम होते हैं, निचली सतह पे ज्यादा होते हैं। और ये कहा होते हैं? द्विबीजपत्री पादपों के अंदर। द्विबीजपत्री, ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी पत्तियों पे नीचे वाली सतह पे ज्यादा रंध्र मिलते हैं, ऊपर वाली सतह पे कम रंध्र मिलते हैं। ऐसी पत्ती को अधोरंध्री या हाइपोस्टोमेटल क्या डिप बोला जाएगा। दूसरा होता है जैसे एक बीजपत्री। एक बीजपत्री समद्विपार्श्विक होती है। कैसी होती है? दोनों तरफ समान होती है। दोनों सतहों पे बराबर संख्या में होते हैं क्या? रंध्र। क्या मिलते हैं? रंध्र। तो इसे बोलते हैं उभयरंध्री, जिसको बोलते हैं एम्पीस्टोमल। एम्पीस्टोमल, उभय, एम्फीबियन, उभयचर। तो एम्पीस्टोमल, एम्पीस्टोमल का मतलब होता है उभयरंध्री। ठीक है, यानी दोनों सतह पे रंध्रों की संख्या समान होती है। मरुद्भिद पद, पर्ण जो जल में तैरने वाले, जैसे जल में तैरने वाले में देखोगे तो पत्ती के ऊपर, जैसे ये पत्ती है, ठीक है, और जल जो है तो उसकी निचली सतह पे बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पे निचली सतह पे रंध्र नहीं मिलते हैं। कहां पे मिलेंगे? ऊपरी सतह पे रंध्र पाए जाते हैं। तो जल में वाले पौधे पत्तियों के केवल ऊपरी सतह पे रंध्र पाए जाते हैं। इनको ऊपर रंध्री, ऊपरी रंध्री क्या बोला जाता है? जो है पर्ण बोला जाता है, जिसको बोलते हैं एपिस्टोमल। क्या बोला जाता है? एपिस्टोमल। जैसे कमल के अंदर। मरुद्भिद पादप जो जीरोफाइटिट होते हैं, जीरोफाइट, जीरोफाइट का मतलब जो मरुस्थलीय इलाकों में उगने वाले पादपों को बोला जाता है। ठीक है, इसमें याद रखना है कौन से रंध्र मिलते हैं? धसे हुए रंध्र मिलते हैं। कौन से रंध्र मिलते हैं इसमें? धसे हुए, जिसको बोला जाता है संकन, संकन। और रोम द्वारा क्या होते हैं? ढके हुए रंध्र, उदाहरण के लिए कनेर। ठीक है, और जो मरुस्थलीय पादप होते हैं उनके अंदर किस तरह से संकन और जो है वो क्या मिलता है? स्टोमेटा या रंध्र मिलते हैं। द्विबीजपत्री पौधों में पत्तियों में रंध्र बिखरे हुए रहते हैं। ध्यान रखना है ये बात को भी कि द्विबीजपत्री में रंध्र कैसे होते हैं? बिखरे हुए रहते हैं। लेकिन एक बीजपत्री अगर पौधा ले
ठीक है, तो उसकी पत्तियों के अंदर आपको ये कैसे होते हैं, समांतर कतारों के अंदर मिलते हैं। तो सीधी सी बात है, बिखरे हुए रहेंगे, क्योंकि थोड़ा सा आप अगर दिमाग लगाओगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे जो होती है वो कौन सा सिरा विन्यास होता है, जाली का वर्त सिरा विन्यास होता है, यानी जाल में बटे हुए रहते हैं, यानी वहां पे आपको जो है वो रंध्र जो रहेंगे वो कैसे होंगे, वहां पे बिखरे हुए रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो रहेंगे वो पत्तियों के अंदर ये कैसे होते हैं, समांतर व्यवस्थित होते हैं, क्योंकि यह समांतर होती है। ये सामान्यतः रंध्र दिन में खुले रहते हैं, क्योंकि दिन के अंदर और रात्रि में बंद रहते हैं। ठीक है, तो रंध्र जो होते हैं वो दिन में खुले रहते हैं, क्योंकि दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, रात में शोषण की क्रिया होती है। ठीक है, तो दिन रात्रि में कैसे होते हैं, बंद होते हैं। मुख्य रूप से द्वार कोशिका में स्फीति दाब, पानी कितना आया, जल का अवशोषण कितना हुआ और जल का त्याग कितना हुआ, उसके ऊपर इसका दाब जो होता है वो मेंटेन होता है। इसमें परिवर्तन के कारण अगर जल का अवशोषण हुआ या त्याग किया, इसके आधार पे रंध्र खुलते हैं एवं बंद होते हैं, ये प्रभाविता होती है। ठीक है, अगर लेंगे अवशोषण करेंगे तो खुलेगा रंध्र, और त्याग करेंगे तो रंध्र कैसे हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। रंध्रों की उत्पत्ति जो है प्रोटोड्रम से हुई है, किससे हुई है, प्रोटोड्रम से हुई है। रंध्र का कार्य है वो गैसों में वही आदान प्रदान है, वायुमंडल में आदान प्रदान, और दूसरा जो है वो क्या है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को करना होता है। तो ये होते हैं रंध्र। रंध्र का कार्य जो है वो क्या है, गैसों का आदान प्रदान है, और दूसरा इसका कार्य जो क्या है वो वह है वाष्पोत्सर्जन। अब दूसरा जो है वो है अधिचर्म की अतिवृद्धियां। अधिचर्म में क्या क्या अतिवृद्धियां होती है, तो देखो बाह्य त्वचा पे अनेक क्या मिलते हैं, रोम पाए जाते हैं, ये भी एक बाह्य त्वचा की एक अतिवृद्धि है। मूल के बाहरी स्तर पे मूल त्वचा जिसको बोलते हैं अपन राइजोम, ठीक है, या मूलीय त्वचा में एपिब्लेमा जिसको बोला जाता है एपिब्लोमा, या रोम धारक, ठीक है, ये अलग अलग नाम है। ठीक है, और पिलीफेरस पर्थ जिसको कहते हैं पिलीफेरस लेयर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसको, मूल की बाह्य स्तर को क्या बोला जाता है, मूल त्वचा राइजोम कहा जाता है, मूलीय त्वचा एपिब्लेमा, ठीक है, और पिलीफेरस और रोम धारक के नाम से जाना जाता है। इसमें अभी बताया था आपको, इसमें क्यूटिकल का क्या मिलता है, अभाव मिलता है, क्यूटिकल इसके अंदर नहीं होती है। ठीक है, दूसरा अगर देखेंगे कि बाह्य त्वचा की कोशिका में दीर्घीकरण के कारण, दीर्घीकरण आपको जब रूट पड़ी थी तो अपन ने पढ़ा था कि इसके दो क्षेत्र होते हैं, एक तो जो अलग अलग क्षेत्र होते हैं, सबसे नीचे वाला जो होता है मूल गो, वहां से मेरिस्मेटिक क्षेत्र होता है, फिर इलोंगेशन वाला क्षेत्र होता है, तो इलोंगेशन वाला क्षेत्र और फिर होता है परिपक्व क्षेत्र। तो इनके बीच में दीर्घीकरण जो क्षेत्र जो होता है वह एक कोशिकीय रोम बनते हैं, जिनको मूल रोम या रूट हेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रूट हेयर, इसको याद रखना है। रूट हेयर का मेन काम अपन जो समझते हैं कि भाई जो जड़ जो होती है वो क्या करती है, जल का अवशोषण करती है, लेकिन वास्तव में जल का अवशोषण कौन करता है, रूट पे पाए जाने वाले जो रोम होते हैं वो करते हैं जल का अवशोषण, रूट हेयर करती है, रूट हेयर जो होते हैं वो करते हैं। ठीक है, जल खनिज लवणों का अवशोषण में सहायक होते हैं ये। अगर सपोज मान लो तने पे की अधिचर्म क्या करती है, रोम जैसे त्वचा रोम जैसे संरचना बनाती है, तो उनको त्वचा रोम या ट्राइक्रोम्स कहा जाता है। कहाँ पे, तने पे बनने वाले जो हेयर होते हैं, देखो रूट में बनने वाले हेयर को रूट हेयर कहा जाता है, और तने पे बनने वाले हेयर को क्या कहा जाता है, ट्राइक्रोम्स कहा जाता है। पर्णोतंत्र में त्वचा रोम बहुकोशिकीय हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। ये साकित भी होते हैं, असाकित भी होते हैं, कोमल भी होते हैं, नरम हो सकते हैं, और स्त्रावी भी हो सकते हैं, अपने में से स्त्राव भी कर सकते हैं, जैसे अपन ने देखा था गौन वगैरह में, ठीक है, ग्रंथिल वाले हैं, ठीक है, तो वो क्या करते थे, अपने में से स्त्राव भी करते थे। ये वाष्पोत्सर्जन से होने वाली जल को हानि को क्या करते हैं, रोकते हैं। अभी बताया था मरुस्थलीय पादप में रंध्र जो होते हैं वो रोम से घिरे हुए रहते हैं, जिसमें वाष्पोत्सर्जन की क्या होगी, कमी हो जाएगी, और पानी जो होगा वो कम से कम वहां से बाहर निकलेगा स्टोमेटा से। आर्द्रता ग्रहण करने वाले भी होते हैं, जिससे आर्द्रता नमी बनी रहती है, ठीक है, और जल संरक्षण प्रदान करने का कार्य करते हैं, संरक्षण भी देते हैं, सुरक्षा भी देते हैं। ये होती है अतिवर्धिया।
नेक्स्ट है आवर्धक कोशिका, जिनको बुली फॉर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुली फॉर्म, याद रखना, इंपोर्टेंट। बुली फॉर्म कोशिका देखो क्या होती है, एक बीजपत्री पादपों की पत्तियों की बाह्य त्वचा की कुछ कोशिका, सभी कोशिका नहीं, कुछ कोशिका पतली भित्ति की और बड़ी और रिक्तिका युक्त एक केंद्र की गोलाकार और मेन क्या है, गुब्बारे जैसी हो जाती है। कैसी हो जाती है? गुब्बारे जैसी। देखिए ये चल रही है और यहाँ वाला भाग जो है वो कैसा हो गया, थोड़ा सा फूल गया है, गुब्बारे नुमा हो गया है। इन्हीं को ही कहा जाता है बुली फॉर्म। इन्हें आवर्धकता या बुली फॉर्म या बबल्स, बुली फॉर्म का मतलब होता है बबल कोशिका या मोटर कोशिका भी कहते हैं। इन कोशिकाओं में क्या होता है, जल का संग्रहण होता है। किसका संग्रहण होता है? बुली फॉर्म में जल का संग्रहण होता है, जिससे ये फूल जाती है। स्फीति, टर्गिडिटी में परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते हैं एवं बंद होते हैं। इनके कारण ही क्या हो गया, रंध्र, वो ये भी बताया था, जल का अवशोषण और जो होता है त्याग जो होता है उसके कारण ही क्या होता है, रंध्र खुलते हैं बंद होते हैं। तो ये सब रंध्र के यहाँ पे मिलेंगे, ये देखो नीचे वाली भी है। जल की कमी होने पर पण स्वतः ही अंदर की तरफ क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। आपने देखा जल की कमी होगी तो वो क्या होगी, पत्ती जो होगी वो थोड़ी सी मुरझाई हुई रहेगी, अंदर की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, अतः जल हानि को क्या करते हैं, रोकने में सहायक होती है। कौन से? बुली फॉर्म की कोशिका, जो क्या करती है, जल हानि को रोकती है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये बुली फॉर्म की सेल है जो काफी गुब्बारे नुमा हो सकती है। ठीक है, और इसमें क्या मिलते हैं अपने को, जल का संचय करती है। ये जल के संचय के कारण क्या हो गई है, फूल गई है। नेक्स्ट है जल पुट्टिका। पण की अधिचर्म, पण की, किसकी? पण की। पण की अधिचर्म कोशिका बड़ी होके जल का संग्रहण करती है। ठीक हो, आश्यवत, आश्यवत का मतलब होता है वेसिकल, वेसिकुलेट या थैलीनुमा रोम बनाती है। क्या बनाती है? थैलीनुमा रोम बनाती है। ठीक है, जिसमें आपको रोम जो होंगे, ये रोम वो थैलीनुमा आपको दिखेंगे इस तरह से, ये वेसिकल होती है। आशय रोम में जल सूखने पर या समाप्त होने पर पण की सतह सफेद चूरन आ जाता है। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा पत्तियों पे व्हाइट व्हाइट कलर का जो पाउडर होता है वो इसी के कारण होता है, जल पुट्टिकाओं के कारण होता है। ठीक है, तो जब वो ये फूट जाती है या फिर सूख जाता है इसमें से पानी, तो जिसमें सॉल्ट होते हैं, लवण होते हैं, और लवण जो होते हैं वो वहां पे जम जाते हैं। पतली परत के रूप में लवण जो रहते हैं वो शेष रह जाते हैं। उदाहरण के लिए लवणोद्भिद, लवणोद जो मरोद्भिद होते हैं पादप, जैसे एट्रिप्लेक्स जो है, उनकी पत्तियों पे ऐसे व्हाइट व्हाइट जो मिलते हैं, क्या मिलती है, धब्बे मिलते हैं, जो क्या होते हैं, वो पानी के सूखने के कारण जो पीछे सॉल्ट रह जाता है अपने अंदर, देखा जो खारा पानी होता है। ठीक है, या कपड़े के ऊपर जैसे गर्मी आ रही है तो गर्मी में पसीना होगा, पसीने से सूखने के बाद में व्हाइट व्हाइट निशान हो जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, लवण है। क्या है? लवण होते हैं। दूसरा है अजैव पदार्थ युक्त अधिचर्म की कोशिका, जिसको बोलते हैं एपिडर्मल सेल विद द ईयरगैस्ट्रिक सब्सटेंस। अधिचर्म कोशिका जो होती है बाहरी भित्ति पर अनेक पदार्थ जैसे मोम मिलेगा, तेल जैसे मिलेगा, रेजिन मिलेगा, क्रिस्टल के रूप में लवण, सिलिका कण भी विद्यमान पाए जाते हैं। ऐसे अजैविक पदार्थ युक्त विशिष्ट कोशिकाएं निम्न प्रकार की है। पहली जो है वो कौन सी है, सिलिकोसाइट। सिलिकोसाइट में सीधी सी बात है, किसका जमा होता है, सिलिका का जमा होता है, और ये किसमें होता है, इक्विसिटम में। किसमें होता है, इक्विसिटम में। अश्मम कोशिका, जिसको बोलते हैं लिथोसाइट। लिथोसाइट जैसे बरगद के अंदर कोशिकाओं में कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होता है, अंगूर जैसा गुच्छक बन जाता है, जिनको सिस्टोलिथ बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सिस्टोलिथ, बरगद जैसे प्लांट में क्या हो जाती है, कोशिका में कैल्शियम कार्बोनेट का जमा हो जाने के कारण वो अंगूर के समान कैसी बन जाती है, सिस्टोलिथ बन जाती है, गुस्से का बन जाता है, जिसको बोला जाता है सिस्टोलिथ। इन कोशिकाओं में सिस्टोलिथ पाया जाता है, जिन्हें लिथोसाइट कहा जाता है। जिन कोशिकाओं में जो कार्बोनेट पाया जाएगा उन कोशिकाओं को लिथोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसमें, लिथोसाइट। नेक्स्ट है माइरोसिन। माइरोसिन कोशिका, जिसमें मिरिसिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है, मिरिसिन की उपस्थिति के कारण ये कैसी हो जाती है, फूट जाती है, और जिन्हें माइरोसिन कोशिकाएं कहते हैं। उदाहरण के लिए कुर्सी फेरी, ब्रेसिकेसी, सरसों वर्षा जो होती है, उनमें ये कुल के अंदर ये
पाई जाती है। उसके बाद में दृढ़ीकृत कोशिकाएं जिसको बोलते हैं स्क्लेरोटिक सेल, कुछ बीजों के कवर जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, उनके कारण बायसोल की अधिसम कोशिका कैसी हो जाती है, दृढ़ीकृत यानी कठोर हो जाती है। कैसी हो जाती है, ये कठोर हो जाती है होकर स्केलॉइड में परिवर्तित हो जाती है। ऐसी कोशिका स्क्लेरॉइड मतलब दृढ़ हो जाती है, दृढ़ीकृत कोशिका कहते हैं। ठीक है, उड़द, ठीक है, मूंग, अरंडी के बीज सोल के अंदर इसको देखा गया है। ठीक है, या देखा जा सकता है। तो ये होते हैं इनके अधिसर्म के कुछ विशिष्ट संरचनाएं। अब एक दूसरा जो उत्तक है वो तंत्र जो है वो है भ्रण उत्तक, जिसको बोलते हैं भ्रण उत्तक तंत्र। क्या बोला जाता है, भ्रण उत्तरण तंत्र, जिसको बोला जाता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। क्या बोला जाता है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, ये मौलिक उत्तक तंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि देखो अधिसर्म जो एक ही लेयर की होती है, ठीक है, किसी किसी में बहु लेयर या बहुस्तरीय हो सकती है। ठीक है, और आप इसमें अंदर देखोगे तो यहाँ पे जो संवहन पुल को छोड़ के बाकी पूरे प्लांट के अंदर आपको कौन से उत्तक मिलते हैं, भ्रण उत्तक मिलते हैं। इनमें सबसे ज्यादा भाग जो होता है वो किसका होता है, भ्रण उत्तक का होता है। उत्तक में अधिकतर भाग वल्कुटजन किससे बनता है, वल्कुटजन अपन ने देखा था प्रीबिलेमा, ठीक है, से, तथा कुछ भाग रमजन से, ठीक है, रमजन को बोलते हैं प्रेलोमा से बनता है। इस तंत्र में मृदु उत्तकीय सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। कौन सी कोशिका होती है, मृदु उत्तकीय। उसके अलावा स्थूलीय कौन उत्तक और दृढ़ उत्तक भी कुछ मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन ज्यादा जो होती है वो कौन सी होती है, मृदु उत्तकीय पेरेन्काइमस सेल होती है। पत्तियों के मध्य उत्तक जिसको बोला जाता है मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल जो एपिडर्मिस होती है, ठीक है, उसके बीच में आपको इस तरह से बड़ी बड़ी जो सेल मिलती है जिनके अंदर क्या मिलता है, क्लोरोप्लास्ट मिलता है, उनको बोला जाता है मीजोफिल सेल, जो आगे अपन पढ़ेंगे भी, मीजोफिल सेल। ठीक है, कि कोशिका भ्रण उत्तक तंत्र बनाती है पत्तियों के अंदर। जड़ तनों में, जड़ों में ये 3 क्षेत्र बनाती है। कितने क्षेत्र बनाती है, 3 क्षेत्र बनाती है। सबसे पहला जो बनाती है वो वल्कुट क्षेत्र होता है, दूसरा जो बनाती है वो परिरम क्षेत्र होता है, तीसरा जो बनाती है वो मज्जा या मज्जा किरणें होती है। ठीक है, मज्जा या मज्जा किरणें होती है। सबसे पहला जो है इन तनों के अंदर देखेंगे तो सबसे पहला क्षेत्र कौन सा, वल्कुट क्षेत्र। ये बाह्य त्वचा व परिरम जिसको बोलते हैं परिरम, पेरिरम, पेरिरम और बाह्य त्वचा एपिडर्मिस के बीच में जो क्षेत्र पाया जाएगा वो पूरा क्षेत्र किसमें आएगा, वो आएगा इसके अंदर, वल्कुट के अंदर। इसके अंदर क्या क्या आता है, एक तो आता है हाइपोडर्मिस। क्या आती है, हाइपोडर्मिस, जिसको बोलते हैं अधत्वचा, अधत्वचा। बाह्य त्वचा के नीचे स्थूलोकोण की उत्तक द्विबीजपत्रियों में किसके बनी हुई होती है, ये हाइपोडर्मिस स्थूलोकोण उत्तक के बनी हुई होती है। दर्दो उत्तक एक बीजपत्री में पाई जाती है, अर्थात दोनों प्रकार की कोशिकाओं में अनेक कोशिका की ये मोटी परत हो सकती है। यानी देखो द्विबीजपत्री में स्थूलोकोण उत्तक है, एक बीजपत्री में दर्दो उत्तक है, और कईयों में कैसी होती है, दोनों कोशिकाएं पाई जा सकती है और इनके मोटे स्तर पाए जाते हैं। जड़ में अधत्वचा नहीं पाई जाती है, ध्यान रखना, जड़ में ये नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये पौधों की आंतरिक शक्ति प्रदान करती है तथा आंतरिक भागों की क्या करती है, रक्षा करने में सहायक होती है। ठीक है, आंतरिक भागों की क्या करती है, सहायक होते हैं। कौन, भ्रण उत्तक को 3 भागों में बांटा गया है, वल्कुट, परिरम और मज्जा। ठीक है, और वल्कुट को फिर अलग अलग भागों के अंदर बांटा गया है। पहला जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, इसका हाइपोडर्मिस, मतलब वल्कुट का ही भाग होता है हाइपोडर्मिस, जो अधिसर्म के नीचे पाया जाता है। फिर होता है सामान्य वल्कुट। देखो ये आपको दिख रहे हैं, ये बाहर की तरफ जो है एपिडर्मिस है। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो बीच वाले जो भाग है ये कॉर्टेक्स है, ये सॉरी ये तो संवहन पुल है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपको कॉर्टेक्स मिलता है, और एक अंदर की तरफ लेयर मिलती है, वो होती है इस तरह से। आप देखोगे तो ये एपिडर्मिस है। ठीक है, ये जैसे संवहन पुल हो गया, और बीच वाला ये क्षेत्र जो होता है जिसके अंदर हाइपोडर्मिस भी आता है, सामान्य वल्कुट भी आता है, ये होती है बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा जिसको बोलते हैं अपन एपिडर्मिस।
फिर ये वाला पूरा पार्ट जो होता है इसमें बोलते हैं वल्कुट। क्या बोला जाता है इसको? वल्कुट बोल देते थे। ठीक है, और इसमें पूरा आता है क्या? व्रण उत्तक। व्रण उत्तक, ठीक है। ये होती है मज्जा। क्या होती है? मज्जा। ठीक है, मज्जा बीच में आई, और यहाँ पे ही आपको मज्जा के अंदर बीच वाले भाग को मज्जा बोला जाता है, और यहाँ पे आपको क्या मिलते हैं? जाइलम और फ्लोएम मिलते हैं। इस तरह से ये व्यवस्थित होते हैं। तो ये व्रण उत्तक जो होते हैं उसके अंदर जो है वो सबसे पहला जो है अपना वल्कुट है, और वल्कुट के 3 भाग हो गए। एक तो होता है हाइपोडर्मिस, ठीक है, जो यहाँ मिलती है ये होती है हाइपोडर्मिस, ये मिलेगी अपने को हाइपोडर्मिस। फिर सामान्य वल्कुट, और फिर अंदर जो होती है उसको बोलते हैं एंडोडर्मिस। तो ये वाली अंदर वाला भाग है, मतलब इसको अगर यहाँ से अगर देखें तो इस तरह से ये गिरा हुआ है, ये इस तरह से। ठीक है, तो ये आपकी एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस होगी। ठीक है, बीच वाला जो भाग जो आएगा ये आपकी कौन सी होगी? हाइपोडर्मिस। ये वाला भाग जो होगा उसको बोलेंगे अपन हाइपोडर्मिस। ठीक है, और फिर हाइपोडर्मिस के बाद में कुछ भाग जो होगा वो क्या होगा? सामान्य वल्कुट। सामान्य वल्कुट, ठीक है, और फिर सामान्य वल्कुट के नीचे कौन सी है? एंडोडर्म, ये होती है एंडोडर्म। ये वाला 3 इसके पार्ट है। अधत्वचा व अंतत्वचा। अंतत्वचा का मतलब होता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस और अधत्वचा के बीच वाले भाग को, तो देखो ऊपर तो क्या आ गया? अधत्वचा आ गई। ठीक है, ये कौन सी? हाइपोडर्मिस आ गई। हाइपोडर्मिस, और इधर आ जाएगी एंडोडर्मिस, और बीच वाले भाग को सामान्य वल्कुट बोला जाएगा। बहुस्तरीय मर्दूतकीय कोशिकाओं से बना हुआ होता है। अंतः कोशिकीय अवकाश उपस्थित होते हैं। क्या होता है? इसमें उपस्थित होते हैं। वल्करित युक्त उत्तक या वायुत्तक भी पाए जाते हैं। एरेनकाइमा, एरेनकाइमा जिसमें हवा भरी रहती है। ठीक है, और हरित उत्तक यानी वो होते हैं जो मर्द उत्तकीय जिसमें हरित द्रव्य पाया जाता है, जिसको बोलते हैं क्लोरीन काइमा। क्या बोला जाता है इसको? क्लोरीन काइमा। सामान्य वल्कुट में रेजिन नलिका, म्यूसिलेज नलिका, लेटेक्स वाहिका आदि भी मिलती है। इस स्तर के मुख्य कार्य भोजन का संग्रहण करना होता है। तो सामान्य वल्कुट का कार्य जो होता है वो क्या होता है? भोजन का संग्रहण करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं बनाऊं एक बार, एपिडर्मिस, ठीक है, ये वाली जो होती है वो आपकी हाइपोडर्मिस। ठीक है, इसको बोला जाएगा एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा। ये होती है हाइपोडर्मिस। ठीक है, और फिर बीच वाले जो भाग जो है, या जैसे मान लेते हैं यहाँ पे जाइलम फ्लोएम हो गया, बीच में मज्जा, ये मज्जा, मज्जा, और यहाँ वाला जो पोर्शन है ये वाला, ये बोलाते हैं सामान्य वल्कुट। सामान्य वल्कुट, कॉर्टेक्स। ठीक है, और यहाँ जो एक लेयर मिलेगी ये वाली, जिसको बोलते हैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस, ठीक है। तो देखो हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस, ये हाइपोडर्मिस है, ठीक है, और ये जो है वो एंडोडर्मिस है। इन दोनों के बीच में कौन मिलता है? सामान्य वल्कुट मिलता है। ठीक है, ये गोलाकार, और इसका काम क्या होता है? भोजन का संग्रहण करना। फिर होता है एंडोडर्मिस, ये वाली वल्कुट की सबसे अंदर वाली परत होती है, एक स्तरीय मर्दूतकीय कोशिका से बनी होती है। अंतर कोशिकीय अवकाश इसमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, द्विबीजपत्री तने में मंड कणों की उपस्थिति के कारण, इसमें क्या होता है? द्विबीजपत्री में क्या होता है? मंड कण होने के कारण यहाँ पे किसका जमा हो जाता है? इस स्टार्च का जमा हो जाता है। किसका? मंड का आच्छद हो जाता है, जिसको कैस्पेरियन सीट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैस्पेरियन सीट। तो आप देख रहे हो ये पेरिसाइकिल होती है, ये कॉर्टेक्स वाला भाग है जो भी बताया, सामान्य कॉर्टेक्स, और इसके नीचे जो है ये वाली, ये एंडोडर्मिस होती है। कौन सी है? एंडोडर्मिस है। और एंडोडर्मिस की सेल में आपको देखो ये जमा हो गया, ये वाला, ये आपको दिख रहा होगा, ये जमा, इसको बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? कैस्पेरियन स्ट्रिप बोला जाता है। ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है। ये देखो इस तरह से, ये जैसे सेल एक, ये एंडोडर्मिस की सेल है, ठीक है, और इस पे आपको ये ब्लू रंग की जो दिख रही है, इसको क्या बोलेंगे अपन? कैस्पेरियन स्ट्रिप बोलते हैं, पट्टी बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है वो क्या है। ठीक है, तो जिसपे मंड कणों का क्या हो जाती है? एंडोडर्मिस जो होती है
ठीक है, उस पे मंड कणों का क्या हो जाता है, आवरण बन जाता है, ठीक है, एक स्ट्रिप बन जाती है, ठीक है, जिसको बोला जाता है क्या, कैस्पेरियन स्ट्रिप कहा जाता है। देखो, प्रत्येक अरिय रेडियल भित्ति पर सुबेरिन के जमने से पट्टिका बन जाती है, ठीक है, सुबेरिन एक तरह का स्टार कैस्पेरियन पट्टिका कहते हैं, ठीक है। इसकी खोज की थी कैस्पेरी ने, इसलिए इसका नाम भी क्या रख दिया, कैस्पेरियन स्ट्रिप रख दिया। जड़ों में ये स्थूलन कोशिकाओं के चारों ओर मिलता है, मतलब कैसे मिलेगा, पूरी तरह से। इनकी मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं के बीच में कुछ पतली भित्ति वाली कोशिका, जिसको बोला जाता है प्रोटोजाइलम, क्या बोला जाता है, प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम जो सबसे पहले बनने वाला जाइलम के अभिमुख सामने वाली पे होती है, ठीक है, इन्हें मार्ग सेल या पासेज सेल कहा जाता है। जैसे ये प्रोटोजाइलम है, उसके सामने वाली सेल पे कैस्पेरियन पट्टिका बनती है, उसको क्या बोला जाता है, मार्ग सेल कहा जाता है। जहां से जल क्या करता है, प्रवेश करता है, क्या करेगा, उसमें जल प्रवेश करेगा। अंतःत्वचा में संवहन उत्तक व सामान्य बलकूट के बीच जल रोधी जैकेट का कार्य करता है। क्या कार्य करता है, ये जो अंतःत्वचा है, ठीक है, एंडोडर्मिस है, और जो संवहन उत्तक है, उनके बीच में ये क्या करता है, जल रोधी का कार्य करता है। तो अंतःत्वचा, संवहन उत्तक तथा सामान्य बलकूट के मध्य जल रोधी का जैकेट की तरह ये कार्य करता है। कौन, ये कैस्पेरियन सेल वाली। अब है नेक्स्ट दूसरा जो है, ये तो ये हुआ, ठीक है, जिसके अंदर आपने अंतःत्वचा, ठीक है, बलकूट वाला भाग अपन ने पढ़ा, बलकूट, बलकूट में सबसे पढ़ा आपने हाइपोडर्मिस, फिर पढ़ता सामान्य बलकूट, फिर अंतःत्वचा। अब जो पढ़ रहे हैं वो है अपना परिरम, ये भ्रण उत्तक का भाग है, ठीक है। ये रम की बाहरी स्तर होता है पेरिसाइकल, कौन सी होता है, पेरिसाइकल, ठीक है। ये देखो ये एंडोडर्मिस, इसके नीचे वाली देखो ये होगी पेरिसाइकल। ये एक स्तरीय या बहुस्तरीय, केवल मर्दु उत्तकीय या दर्दो उत्तकीय दोनों अथवा दोनों से मिलकर बन सकती है, या तो स्क्लेरेनकाइमा से या पेरेनकाइमा से ये मिलकर बनती है। जड़ों में परिरम प्राय एक स्तरीय और मर्दु उत्तकीय होता है। कैसा होता है, एक स्तरीय और मर्दु होता है। तब पार्श्व जड़ों में, ठीक है, लेटरल रूट के अंदर की उत्पत्ति इसी से होती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि पार्श्व जड़ों की उत्पत्ति किससे होती है, पेरिस, ठीक है, साइकिल से होती है। परिरम से पार्श्व जड़ बनती है। पार्श्व जड़ जो होती है या किससे उत्पत्ति होती है, इसकी उत्पत्ति पेरिसाइकिल से होती है। कुछ जलीय पौधों में जड़ों व स्तंभों में परिरम होता भी नहीं है, ठीक है। तो कुछ जड़ों के अंदर आप देखोगे, जलीय पौधों के अंदर, वैसे जलीय पौधों में जड़ों का वैसे भी कम विकसित होती है, इतनी सुविकसित नहीं होती है। और स्तंभों के अंदर भी कईयों में क्या होता है, परिरम नहीं मिलता, कुछ एक में। अब है मज्जा या मज्जा रश्मि, या में मज्जा जड़ व तने का केंद्रीय भाग होता है। जैसे ये और ये बीच में जो भाग होता है, इसको बोला जाता है मज्जा। क्या बोला जाता है, मज्जा, मेडुला। द्विबीजपत्री तनों में व एक बीजपत्री जड़ों में, ठीक है, काफी विकसित होती है। द्विबीजपत्री के तनों में और एक बीजपत्री के जड़ों के अंदर ये कैसी होती है, काफी विकसित होती है। द्विबीजपत्री जड़ों में बहुत कम या बिल्कुल नहीं पाई जाती। द्विबीजपत्री की जड़ों के अंदर देखोगे तो मज्जा नहीं होती है। ये मरुद्भिद कोशिकाओं से बनी होती है तथा इसमें मंड का संचित होता है। किसमें, मंड का संचय होता है। मज्जा का कार्य भोजन का संचय करना है और दूसरा कार्य पौधे को दृढ़ता प्रदान करना होता है, ठीक है। मज्जा क्या करती है, भोजन को, क्योंकि मेन बीच में है, ठीक है, केंद्रीय भाग में है, तो मजबूती प्रदान करने का कार्य करती है। मज्जा रश्मि मर्दु उत्तकीय कोशिकाओं से बनी हुई होती है। द्विबीजपत्री तनों में संवहन उत्तकों के बीच में, ठीक है, उपस्थित होती है। संवहन उत्तकों के बीच में आप देखोगे तो जैसे सपोज मान लो ये जाइलम और फ्लोएम है, ठीक है, ये भी जाइलम और फ्लोएम है,
ठीक है। इधर जैसे ये सपोज मान लो मैंने जाइलम और फ्लोएम बताया, ये जाइलम और फ्लोएम, तो बीच में आपको इस तरह से एक रे टाइप स्ट्रक्चर दिखता है, ये वाला, इसको बोलते हैं मज्जा किरण, मज्जा किरण बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? मज्जा किरण। इन कोशिकाओं में बड़ी व अरीय स्थिति में लंबी होती है। इनकी कोशिका कैसी होती है? लंबी होती है। ये जल भोजन पदार्थों के में अनुप्रस्थ स्थानांतरण करती है। अनुप्रस्थ मतलब दाएं बाएं, इधर से इधर लिया, इधर से इधर, ठीक है, दाएं बाएं ये क्या करेगी? इसका जल का अवशोषण करती है। जड़ों में मज्जा रसीन अनुपस्थित होते हैं। जड़ों के अंदर क्या होते हैं? मज्जा रसीन नहीं होते, क्योंकि मज्जा भी बहुत कम होती है, तो मज्जा रसीन भी कम होते हैं। अब है तीसरा जो है व्रण उत्तक हो गया, एपिडर्मिस वाला हो गया। अब जो है तीसरा जिसको बोला जाता है संवहन उत्तक, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। क्या बोला जाएगा? वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बनता है। ठीक है, संवहन पूल भी कहा जाता है इनको। क्या बोला जाता है? संवहन पूल। ठीक है, वेस्कुलर बंडल, क्योंकि बंडल साथ में होते हैं। एक द्विबीजपत्री स्तंभ में पूर्ण विकसित संवहन पूल के 3 भाग होते हैं, जाइलम, फ्लोएम और एदा। ये बात किसकी? एदा। एदा आते ही ध्यान रखना, द्विबीजपत्री। एदा किसमें मिलती है? द्विबीजपत्री में। और जिसमें क्या होती है? सेकेंडरी ग्रोथ होती है, द्वितीयक वृद्धि होती है एदा के कारण। सर्वप्रथम बनने वाली जाइलम, जाइलम का काम क्या है? ये अपन ने पढ़ लिया है कि ये जाइलम जो होता है वो जल संवहन का कार्य करता है, या खनिज लवणों का, जल और खनिज लवणों के संवहन का कार्य करता है। सर्वप्रथम बनने वाली जाइलम की कोशिकाओं को क्या बोला? प्रोटोजाइलम कहते हैं। और बाद में बनने वाली को क्या बोलते हैं अपने? वो बोला जाता है मेटाजाइलम या अनुदारुक कोशिकाएं। ठीक है, ये कोशिकाएं लंबाई व व्यास में छोटी होती है। कौन सी? प्रोटोजाइलम। बाद में बनने वाले को कहते हैं ये लंबाई में और व्यास में बड़ी होती है। जैसे आप अगर देखने जाओ तो इस तरह से ये तो ये जो है ये प्रोटोजाइलम है, प्रोटोजाइलम है। और ये जो है वो क्या है? मेटाजाइलम है। ठीक है, तो मेटाजाइलम जो होती है उनकी कोशिका जो होती है वो बड़ी होती है, लंबी होती है। ठीक है, और प्रोटोजाइलम की कैसी होती है? छोटी होती है। जाइलम का परिवर्धन 3 प्रकार से होता है, बाह्य अधिदारुक, अंत अधिदारुक। इसमें जाइलम का परिवर्धन प्रारंभ अक्ष से परिधि की ओर होता है, परिधि भाग से, सॉरी, अक्ष से लगाकर परिधि भाग से क्रमशः केंद्र की ओर होता है। परिधि से कहां पे होता है? केंद्र की ओर होता है। आदि दारू जो होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं। ठीक है, और की ओर बनते हैं। ऐसे परिवर्धन को अभिकेंद्रीय या सेंट्रीपेटल्स परिवर्धन कहा जाता है। ये किसमें मिलती है? जड़ों के अंदर, जिसको बोलते हैं अपन एक्सार्स। क्या बोलते हैं? एक्सार्स बोलते हैं। ठीक है, जिसमें अंदर आदि दारू कहां पे मिलता है? बाहर, यानी प्रोटोजाइलम आपको बाहर की तरफ मिलेगा, और मेटाजाइलम जो होगा वो कहां पे मिलेगा? केंद्र की तरफ मिलेगा। कहां पे मिलेगा? केंद्र की तरफ। ठीक है, तो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम जो होगा वो कहां पे? इस तरह से व्यवस्था होती है, तो उसको बोलते हैं एक्सार्स। एक होता है इसका उल्टा, अंत आदि दारुक। अंत का मतलब होता है बीच में। ठीक है, यानी जाइलम का परिवर्तन अक्ष केंद्र से क्रमशः बाहर की ओर होता है। कहां से होता है? केंद्र से बाहर की ओर। प्रोटोजाइलम जो होगा वो कहां पे मिलेगा? केंद्रक में मिलेगा। ये कहां पे होता है? केंद्रक में। और परिधि की तरफ कहां पे होगा? मेटाजाइलम जो होगा वो कहां पे होगा? वो परिधि की तरफ होगा। कहां पे होगा? परिधि की तरफ। ठीक है, इसको बोला जाएगा सेंट्रीफ्यूजल। क्या बोला जाएगा? सेंट्रीफ्यूजल। ठीक है, और ये स्थिति किसमें पाई जाती है? तनों में पाई जाती है। और ये स्थिति किसमें पाई जाती है? ये जड़ों में पाई जाती है। ठीक है, तो बाह्य अधिदारुक जो होते हैं वो किसमें होते हैं? जड़ों के अंदर। और अंत अधिदारुक जो होते हैं वो किसमें होते हैं? या एंडार्स किसमें होता है? वो होता है अपने तने में। और एग्जार्स किसमें होता है? वो होता है अपने जड़ों के अंदर।
अब तीसरा जो है वो है मध्य आदि दारू, जिसको बोलते हैं अपन जब आदि दारू या अनुदारू मेटाजाइलम के चारों ओर घेर के रखता है, आदि दारू को अनुदारू, ठीक है, यानी प्रोटोजाइलम आपका रहेगा बीच में, ठीक है, और बाहर जो रहेगा वो कौन रहेगा, मेटाजाइलम रहेगा, मेटाजाइलम रहेगा। इस स्थिति को क्या बोलेंगे, मध्य आदि दारू, दारू, जिसको बोला जाएगा मीजो या मेजार्स, क्या बोला जाएगा, मेजार्स, ठीक है। जाइलम का विभेदन दोनों दिशाओं में होता है, अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय दोनों, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर। ये किसमें मिलता है, फनों के अंदर या फनों में। अब है फ्लोएम, फ्लोएम प्रथम निर्मित फ्लोएम को आदि पोषवाक कहा जाता है या प्रोटोफ्लोएम कहा जाता है, पहले बनने वाले को, बाद में बनने वाले को क्या बोला जाएगा, मेटाफ्लोएम या अनु पोषवाक, जो इसमें नाम है वो का वो इसमें नाम है, केवल फ्लोएम लिखना है। तीसरा जो है वो इसमें एदा होती है, जिसको इंपोर्टेंट है, जिसके कारण द्वितीयक वृद्धि होती है। जाइलम और फ्लोएम के मध्य स्थित होती है एदा, ये प्राथमिक विभजोतक से बनी हुई होती है, किससे बनती है, प्राथमिक विभजोतक से एदा बनती है। इनकी कोशिका आयताकार एवं पतली लंबी भित्ति युक्त होती है, कैसी होती है, भित्ति युक्त होती है, ठीक है। ये देखो पतली लंबी एदा के रूप में, यहाँ पे भी एदा है ये, ठीक है, ये भी देखो यहाँ पे एदा है, दो एदा है, भीतरी और बाहरी भी है, ठीक है। इधर देखो ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, इनके बीच में एदा मिल रही, ठीक है। तो इस तरह से ये इसमें आप देखोगे तो इस तरह से पट्टी की पट्टी यहाँ पे मिलती है, ठीक है, इस तरह की होती है, इसको बोला जाता है एदा, ठीक है। और ठीक है, ऊपर आपके जो है वो क्या है, जाइलम है, ऊपर ये क्या है, ये होता है जाइलम, और नीचे जो होता है, सॉरी, ऊपर आपका फ्लोएम और नीचे जाइलम है, ऊपर आपका फ्लोएम और नीचे क्या है, ये आपका जाइलम होता है, और बीच में क्या मिल रही है आपको, ये मिलती है। पादप शरीर में इनकी स्थिति पार्श्व लेटरल होती है, ठीक है, पादप शरीर में इसकी स्थिति लेटरल इस तरह से मिलती है। इसमें उपस्थित होने पर संबंध पुल में वृद्धि होती है, ठीक है, और अनुपस्थित होने पे अवृद्धि यानी बंद रहते हैं, कैसे रहते हैं, बंद रहते हैं। और इसकी उपस्थिति में संबंध पुल कैसी होती है, ओपन होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं, संबंध पुल को वृद्धि ओपन कहा जाता है, और नहीं मिलती है तो क्या बोला जाता है, जिसको क्लोज कहा जाता है। तो संबंध पुल में अगर एदा अगर उपस्थित है और एदा अगर अनुपस्थित है, ठीक है, तो उपस्थित है तो इसको क्या बोला जाएगा, ओपन कहा जाएगा, और अनुपस्थित है तो इसको क्या बोला जाएगा, क्लोज या बंद कहा जाएगा, बंद संबंध पुल, ठीक है, और उसको बोला जाएगा ओपन संबंध पुल। अब है संबंध पुलों के प्रकार, ठीक है। संबंध पुलों की स्थिति, जाइलम और फ्लोएम की स्थिति के आधार पर संबंध पुल के मुख्य 3 प्रकार है। पहला है अरीय संबंध पुल, अरीय का मतलब होता है रेडियल, रेडियल का मतलब होता है चारों तरफ घूमने वाला, ठीक है। तो ये चारों तरफ जो होते हैं वो एकांतर क्रम में लगे हुए रहते हैं। जाइलम और फ्लोएम अलग अलग त्रिज्याओं में एकांतर क्रम में लगे हुए रहते हैं। जैसे ये देखो, यहाँ पे आपको ये वाला जो पोर्शन है ये जाइलम का है, ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है वो किसका है, फ्लोएम का है। ये सारे फ्लोएम है रेड वाले, और जो ब्लू वाले हैं वो सब क्या है, जाइलम है। देखो इसमें एदा वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है, तो ये जाइलम और फ्लोएम है, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये जाइलम, अब एकांतर क्रम में फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम, ठीक है, तो अरीय रूप में व्यवस्थित होते हैं। ये प्राय जड़ों में पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं, ये जड़ों में, ठीक है। इसमें जाइलम सदैव कहाँ पे, बाह्य आदि धारक कौन सा होता है, एडाक्स, ठीक है। तो प्रोटोजाइलम कहाँ मिलेगा अपने को, बाहर की तरफ, ठीक है, और मेटाजाइलम का मिलेगा केंद्र की तरफ मिलता है।
दूसरा होता है कॉन्जॉइंट। कौन सा होता है? कॉन्जॉइंट, जिसको बोला जाता है संयुक्त। जब जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पे हो या आसपास में मिले हुए हो तो उनका समन्वय क्या कहलाता है? कॉन्जॉइंट कहलाता है। ये प्राय स्तंभों के अंदर पाए जाते हैं। किसमें? स्तंभों के अंदर पाए जाते हैं। पहला है बाइफ्लोएमी या समपार्श्विक, ठीक है, कोलेटरल। कौन सा होता है? बाइफ्लोएमी या जो है वो कौन सा है? ये संयुक्त, ठीक है, बाइफ्लोएमी। यहाँ पे आप देखोगे फ्लोएम जो है वो कहाँ पे है? बाहर की तरफ है, और जाइलम जो है वो कहाँ पे है? अंदर की तरफ है। एक में एदा अनुपस्थित है और एक में एदा उपस्थित है, ठीक है। तो इसमें एदा मिल रही है, इसमें एदा नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे ये जो है फ्लोएम बाहर की तरफ होता है, ठीक है, और जो जाइलम जो होता है वो कहाँ पे होता है? अंदर की तरफ होता है। तो देखो अधिकतर पौधों में तनों में मिलता है। इनमें जाइलम केंद्र की ओर होता है और फ्लोएम बाहर की ओर होता है, ठीक है। द्विबीजपत्री में द्विबीजपत्री में ये कैसे होते हैं? ओपन होते हैं, यानी एडा मिलेगी। एक बीजपत्री में एडा अनुपस्थित होती है, इसलिए इनको अवर्धी या क्लोज कहा जाता है, ठीक है। एक होता है उभय फ्लोएमी द्विपार्श्विक, ठीक है। ऐसे समन्वय में जाइलम के दोनों ओर केंद्रक एवं परिधि की तरफ क्या मिलते हैं? फ्लोएम मिलता है। क्या मिलता है? फ्लोएम मिलता है, ठीक है। तो देखो इसको बोलेंगे अपन, ये वही है उभय। दूसरा प्रकार है बाइकोलेटरल, ठीक है। ये बाइकोलेटरल जो है वो इसका दूसरा प्रकार है, जिसके अंदर क्या होता है? ऐसे समन्वय जिसमें जाइलम और दोनों और केंद्र व परिधि की ओर फ्लोएम होता है, ठीक है। केंद्र और परिधि की तरफ क्या होता है? फ्लोएम होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं संयुक्त उभयधर्मी, ठीक है। संयुक्त उभयधर्मी यानी बीच में कौन आया? जाइलम। बीच में कौन आया? जाइलम। बाहर कौन आया? बाहर आया फ्लोएम। बाहर कौन आया? दोनों तरफ क्या है? फ्लोएम है, ठीक है। तो ये दोनों तरफ फ्लोएम होता है। तो जाइलम के दोनों ओर, ठीक है, कौन होता है? फ्लोएम होता है। ये पुल सदैव वर्दी होते हैं। वर्दी मतलब इसमें क्या मिलती है? एदा मिलती है, ठीक है। और वो भी एदा किसमें? दो तरह की, बाहरी और भीतरी। ये समन पुल में इनका विन्यास निम्न प्रकार का होता है। बाहरी फ्लोएम, बाहरी एदा जाइलम, फिर बाहरी एदा, भीतरी एदा सॉरी, और फिर है भीतरी फ्लोएम, ठीक है। ये भीतरी फ्लोएम। तो देखो बाहरी फ्लोएम, बाहरी एदा, जाइलम, भीतरी एदा और भीतरी फ्लोएम, इस तरह से व्यवस्थित होता है। और ये किसमें मिलता है? ककड़ी वगैरह, कुकर बिटेसी, ठीक है, कुल के अंदर ये होता है। अब है मेन तीसरा जो है वो कौन सा? सकेंद्री, जिसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक जो है वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये जाइलम के केंद्रीय या दारू केंद्रीय होते हैं। दारू केंद्रीय यानी जाइलम का मिलेगा अपने को केंद्र में, जाइलम का होगा इसके अंदर केंद्र में, और बाहर की तरफ क्या होंगे? इसके अंदर फ्लोएम होंगे, ठीक है। तो ये होता है देखो सकेंद्री। सकेंद्री कौन सा है? ये वाला, जिसके अंदर बाहर की तरफ तो अपने को क्या मिल रहा है? फ्लोएम, ठीक है। तो बाहर की तरफ ये वाला कौन सा पोर्शन हो गया? फ्लोएम का पोर्शन हो गया, ठीक है। तो ये वाला कौन सा है? बाहर की तरफ अपन देखेंगे तो कौन सा हो गया? ये फ्लोएम, ठीक है। और अंदर की तरफ कौन हो गया? अंदर की तरफ हो गया अपने जाइलम, ठीक है। अंदर की तरफ कौन सा आ गया? अपने जाइलम आ गया। तो ये कौन सा है? देखो जाइलम केंद्र में है, और जाइलम के केंद्र तथा फ्लोएम बाहर द्वारा क्या होता है? इसके घिरा हुआ रहता है। और ये किस में मिलता है? फन में। तो फन में कौन सा होता है? कोसेंट्रिक होता है, ठीक है। और इसको एम्पी, ठीक है, एम्पी क्रिबल कहा जाता है। उसमें बोल फ्लोएम केंद्रीय। अब वो की वो बात, इसमें अब केंद्र में कौन होगा? केंद्र में होगा फ्लोएम। केंद्र में कौन होगा? इसके अंदर फ्लोएम होगा। ये फ्लोएम जो है वो केंद्र में है, ठीक है। रेड वाला पार्ट जो है फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम कहाँ पे आ गया? इसके केंद्र में आ गया। और जाइलम का रह गया इसके
बाहर, जाइलम का रह गया इसके बाहर। ठीक है, तो ये हो गया अपने जाइलम। ठीक है, और ये हो गया इसका फ्लोएम। ठीक है, इसमें क्या है, ये हो गया इसका फ्लोएम और ये हो गया इसका जाइलम। ठीक है, सकेंद्रीय। फोर्स भाई, यानी फ्लोएम केंद्र में होता है, फ्लोएम का मिलेगा अपने को केंद्र में, जाइलम द्वारा घिरा हुआ रहता है। युक्का, ड्रेसिना और सकेंद्रीय पुलों में ऐदा कभी नहीं होती ही, ध्यान रखना, इसमें ऐदा नहीं होती, इसलिए ये कैसा होता है, अवर्धी होता है। कैसा होता है, अवर्धी होता है, इसको बोला जाता है क्लोज। ठीक है, तो ये होते हैं कुछ संबंध पुलों के प्रकार। ठीक है, तो जाइलम केंद्री, जिसके अंदर जाइलम केंद्री। ठीक है, तो ये जो है एफ जो है वो कैसा है, जाइलम केंद्री है, और ई जो है वो कैसा है, फ्लोएम केंद्री। ठीक है, फ्लोएम केंद्री मतलब केंद्र में फ्लोएम, जाइलम केंद्री मतलब केंद्र में जाइलम। ठीक है, तो ये है अपने आज की क्लास में। तो आज की क्लास में अपन ने 3 तरह के उत्तक तंत्र पढ़े, जिसमें पहला जो उत्तक था अधिचरण वाला। ठीक है, दूसरा जो पढ़ा अपन ने जो भ्रमण उत्तक वाला, तीसरा जो पढ़ा संबंध पुल वाला। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ में हो।